आज के शो में टैक्स निजाम में मराद याफ्ता तबके को हासिल छूट बेनकाब। पार्लियामेंटेरियन टैक्स डायरेक्टरी में अरकाने असेंबली की आमदन और टैक्स अदायगियों की हैरानकुन तफसीलात बेनकाब। टैक्स के बोझ तले आखिर कब तक पिसे हुए तबके को मजीद दबाया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। पसपर्दा हकायक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। टैक्सेस और इसको रीस्ट्रक्चर या इनके रिफॉर्म्स और टैक्स टू जीडीपी रेशो, इस पर इस प्रोग्राम में अक्सर गुफ्तगू हुई है। हम ये सब जानते हैं कि बार बार हमें कहा जाता है कि हमें कड़वी गोली यानी आवाम को कड़वी खानी पड़ेगी। बार बार ये कहा जाता है कि आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। नाजुक मोड़ मुश्किल दौर, नाजुक मोड़ मुश्किल दौर, एक विशियस साइकिल सा नज़र आता है कि हर दफ़ा हमारा एक इकॉनमी थोड़ी सी ग्रोथ शो करती है, फिर एक क्राइसिस सा आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद हफीज़ शेख साहब आते हैं या उसके बाद कोई और, जैसे अब मिफ्ता इस्माइल साहब आए, फिर कुछ प्रोग्राम IMF की चीज़ें आती हैं, कंडीशनैलिटीज़ आती हैं, फिर हमें कहा जाता है कि हमें अपनी बेल्ट टाइट करनी होगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नमूद नुमाइश की हुक्मरानों की तरफ से ऑस्टेरिटी के नाम पर होती हैं, लेकिन दरअसल ये जो बेल्ट टाइट करना होता है ये हम पर आकर, हमारी जेबों पर आकर लगता है। हायर टैक्सेस ऑन सैलरी क्लास, बिलों में इजाफा, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा, और ये कहा जाता है कि इस दफ़ा ये कुर्बानी आप दें, चंद माह का मुश्किल वक्त है और उसके बाद फिर आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। लेकिन फिर उसके बाद शायद कुछ माह जिन आसानियों का जिक्र होता है वो भी एक तबके को ख़ास मुयसर होती हैं और उसके बाद फिर दोबारा वो विशेष साइकिल आता है और सूरत हाल वहीं की वहीं शायद आकर खड़ी हो जाती है। आज इस प्रोग्राम में पार्लियामेंटेरियन टैक्स डायरेक्टरी जो कि 2022 में जारी हुई, 2019 की, इस पर गुफ्तगू करेंगे। पार्लियामेंटेरियन टैक्स डायरेक्टरी में क्या तफसीलात हैं सनसनीखेज? MNAs के हिसाब से जो 312 अरकान कौमी असम्बली हैं उनके टैक्स रिटर्न्स क्या थे, उन्होंने ऑन एवरेज कितना इनकम टैक्स पे किया है, एक आम मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला सैलरी क्लास कितना टैक्स देता है और पार्लियामेंटेरियंस ने कितना टैक्स पे किया है, और ख़ास तौर पे नाज़रीन वो सेक्टर्स जो कि अनटैक्सड हैं जैसे एग्रीकल्चर इनकम, इस पर गुफ्तगू होगी कि पार्लियामेंटेरियंस की एग्रीकल्चर इनकम कितनी रही, कितना टैक्स उन्होंने दिया और क्या वजह है कि ये लैक ऑफ विल है या क्या है जिस वजह से आज तक ये सेक्टर जो है इसकी इनकम है वो टैक्स नेट में नहीं आ सकी, डॉक्यूमेंटेशन भी ऐसे नहीं हो सकी। बड़ी खुसूसी शख्सियत यूसुफ नज़र साहब आज प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। फैक्ट से बात करते हैं, नंबर से बात करते हैं, आज इनसे हम समझेंगे भी। टैक्स डायरेक्टरी से शुरू करते हुए यूसुफ साहब ये बताइएगा, आपने पार्लियामेंटेरियन टैक्स डायरेक्टरी पर डिटेल अपनी रिसर्च भी लिखी थी जो हमने पढ़ी एक थ्रेड की सूरत में। इस रिसर्च को नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। पार्लियामेंट कितना टैक्स देते हैं, क्या उसकी औसतन उसकी एवरेज परसेंटेज है और उसमें कितना पोटेंशियल है आपकी नज़र में? यूसुफ नज़र साहब शुक्रिया बहुत इनवाइट करने का। ये जो टैक्स डायरेक्टरी है ये 2019 के टैक्स ईयर है उसके मुताबिक आपको पता है कि जो पूरे पार्लियामेंट की हमारी नेशनल असेंबली की स्ट्रेंथ है वो 342 मेंबर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेकिन जो टैक्स डायरेक्टरी है उसमें भी सिर्फ 312 मेंबर्स की डिटेल्स शाया हुई हैं। उस बुनियाद पे अगर आप देखें तो इसमें जो टैक्स दिया गया है इसको मैंने, चूंकि बहुत ज़्यादा डॉलर्स की बात होती है कि हमारा बैरूनी खसारा इस वक्त $40 बिलियन पहुंच गया, तो हम बेसिकली कहने का मतलब है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। हमारी इकॉनमी का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है और माशाल्लाह पार्लियामेंट में जो जाते हैं वो भी काफ़ी खुशहाल लोग जो हैं उसमें हैं। उसमें से 144 तो ऐसे हैं जिनकी आमदनी जो है वो ज़राअत से होती है। अच्छा। तो एक बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 40% जो हैं वो एग्रीकल्चर से हैं, बाकी जो हैं उसमें काफ़ी बिजनेसमैन भी शामिल हैं। लेकिन जो हैरान कुन बात है कि इन सारे मेंबर्स ने जो मिला के जो टैक्स पे किया वो सिर्फ $2.7 मिलियन था। मतलब ये है कि वो लोग जो अरबों रुपए जो जलसों जुलूस पे खर्च कर देते हैं वो महज ये कलील रकम जो है सब मिला के उन्होंने टैक्स दिया इसका। तो आप सोच सकते हैं, और ये जो टैक्स था जो उनकी अपनी डिक्लेयर्ड इनकम्स हैं जो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन $63 मिलियन की,
मैं इसलिए रुपए में बात नहीं कर रहा कि रुपए की कदर में तो आगे पीछे बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आता है जी। जब आप डॉलर्स में उसको जाहिर करते हैं तो आप जो इन्फ्लेशन का जो एलिमेंट है उसको आप अलग कर देते हैं, इसलिए उसको उनको ट्रांसलेट करके जो एक्सचेंज रेट था 2019 में 157 वगैरह एवरेज, उसी लिहाज से तो जो उनकी टोटल इनकम थी वो सिर्फ $63 मिलियन थी और उस पर उन्होंने बमुश्किल 4.2 या 3% के लिहाज से रेट पे टैक्स दिया। उनमें से भी जो असल में जिन्होंने टैक्स दिया वो महदूद तादाद थी उन लोगों की, इसलिए कि सिर्फ 10 लोग जो थे इनमें से 10 MNAs, वो इस पूरी जो था इनकम का वो 75% थे। अच्छा, तो अक्सरियत ने के जो डिक्लेरेशंस हैं उनके मुताबिक उनकी माहाना आमदनी 2-2.5 लाख से ज्यादा थी नहीं। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में तो जो मिडिल क्लास के भी जो लोग हैं जो वो भी 1.5-2 पूरी फैमिली इनकम जो है 2-3 लाख तो बनी जाती है, लेकिन इस डिक्लेरेशंस के मुताबिक एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे MNAs की जो 2.5 लाख रुपए महीना भी पूरा महीने में नहीं बनाते। अब ये बात जो है कितनी बिलीवेबल है, इसका फैसला तो हम आप पे छोड़ते हैं, लोगों पे छोड़ते हैं, लेकिन इन जो हार्ड फैक्ट्स हैं, इसलिए कि ये FBR की डायरेक्टरी में है, उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि बदकिस्मती से कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस ना तो अपनी पूरी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं और जो डिक्लेयर कर भी रहे हैं उसमें भी जो टैक्स है वो बहुत कम है एवरेज के लिहाज से। और एग्रीकल्चर इनकम का क्या तनासुब रहा? इसमें से कितने पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर रखी और एग्रीकल्चर से कितना टोटल टैक्स इन्होंने जमा कराया? देखिए इसमें से जो मैंने कहा कि कोई 144 जो ऐसे थे 312 में से जिन्होंने जो है वो जाहिर की कि उनके पास एग्रीकल्चर इनकम है, और इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें से खाली जो इन्होंने डिक्लेयर किया उनमें से खाली 1 दर्जन ऐसे थे MNAs जिन्होंने एग्रीकल्चर इनकम सेक्टर में से मतलब 12 में से 112 MNAs ऐसे थे जिन्होंने ये जाहिर किया कि उनकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। तो वो लोग जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, SUVs चलाते हैं, अगर वो ये कहें कि उनकी पूरे साल की आमदनी बैज 1 करोड़ थी तो ये कितनी बिलीवेबल बात है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 12 MNAs हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको नाम भी बता सकता हूं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन। जी बिल्कुल। देखिए इसमें जो थे पहले नंबर पे थे आसिफ जरदारी साहब, उनकी 136 मिलियन उन्होंने डिक्लेयर की इनकम अपनी। फिर खुसरो बख्तियार साहब, उन्होंने 42.9 मिलियन डिक्लेयर की। फिर बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने 29.7 मिलियन डिक्लेयर की। अमीर मक्सी साहब 22.6 मिलियन रुपीज़। खुर्शीद शाह साहब 21 मिलियन। मुस्तफ़ा महमूद साहब 15.3 मिलियन। गुलाम मुस्तफ़ा साहब 15 मिलियन। मुर्तज़ा महमूद साहब 14.1 मिलियन। रफ़ीक जमाली साहब 13 मिलियन। खालिद मक्सी साहब 12.8 मिलियन। मखदूम जमील जमात 12 मिलियन और शीरीन मज़ारी 11.8 मिलियन। तो दिलचस्प बात यह है कि चाहे पार्टियां कोई भी हों, चाहे PMLN हो या PTI हो या पीपल्स पार्टी हो जी, सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपनी तो बज़ाहिर तो जो उनकी पूरी आमदनी है वो तो पूरी तरह डिक्लेयर नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं फर्ज कीजिए तो उन पे जो टैक्स दे रहे हैं वो जो हमारा एवरेज सेल्स टैक्स रेट है वो 17% है, राइट? एग्जैक्टली। और ये लोग इनकम टैक्स का इनके एवरेज टैक्स रेट जो है वो 4.28% है टू बी प्रिसाइज। अच्छा, और यूसुफ इसमें जो टॉप अर्नर्स हैं वो कौन है, और इन टॉप अर्नर्स का जो रेशियो है टैक्स का वो कितना है? वो क्या 4.2% है, इससे ज्यादा है, या 4.2% से भी कम है इस एवरेज से? देखिए जो टॉप अर्नर्स हैं उसमें उनमें जो मैक्सिमम था वो 7.5% था। अच्छा।
और एक आध ऐसे भी हैं जो 1% से भी कम है, इसलिए कि उन्होंने कहा कि हमारी आमदनी का इतना हिस्सा जो है एग्रीकल्चर से है, तो इनका एवरेज टैक्स रेट और भी कम हो गया। लेकिन अगर आप मैक्सिमम पे भी जाएं, जो टॉप अर्नर थे नजीब हारून साहब पीटीआई के, उनका टैक्स जो उनकी इनकम का रेशो था वो सिर्फ 7.5% था। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये जो इफेक्टिव टैक्स रेट है ये जाहिर कर रहा है कि हमारा जो निज़ाम है ये बहुत इट इज़ ब्रोकन, द सिस्टम इज़ ब्रोकन। इसलिए कि बहुत जब बात होती है, बाज़ लोग कहते हैं कि साहब इस मुल्क पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की और मुदाखलत करता है, वो बात अपनी जगह सही है, मैं भी इसको बार बार कहता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी तो सबकी बनती है ना। अगर आप अपने अमल से अपना जो आप कहना चाह रहे हैं, जो पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं, जैसे आपने का कुर्बानी दें, तो अगर आप 20% भी अपनी इनकम का टैक्स नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको कम से कम इस बात की मॉरल अथॉरिटी तो नहीं हुई कि आप लोगों से कुर्बानी मांगे। और यही सबसे बड़ा मसला है। ये मसला सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का नहीं है, ये हमारी पूरी मुल्क की अशराफिया का है। Exactly. इसलिए कि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, 70 के मेरे ख्याल से 80% के करीब हैं, कि उसका सारा बोझ जो है वो लोगों में पड़ता है। सही, यानी मुतवसत तबका, सैलरी देने वाला तबका, यूसुफ नज़र साहब, वो ज़्यादा टैक्स दे रहा है, पार्लियामेंटेरियंस कम टैक्स दे रहे हैं, 4.2%। अच्छा, इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं, इसमें एक सवाल और मेरा कि ये सब कुछ जो हमें कहा जाता है कि सब्सिडीज़ आप ख़त्म करें, IMF कहता है, हमें और रिफॉर्म्स की बात की जाती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ में टैरिफ रिवाइज करने को कहा जाता है, तो ये बातें जो वर्ल्ड बैंक और जो हमारे टैक्स निज़ाम के लिए बिलखुसूस पैसे भी देते हैं कि उसमें शायद ऑटोमेशन आ जाए, तो ये पॉइंट आउट वो क्यों नहीं करते, और ये रिफॉर्म्स IMF क्यों नहीं करवाता कि आप 20% टैक्स जो है वो पार्लियामेंटेरियन से चार्ज करें? देखिए, IMF जो है वो उमूमन वो ये कहता है कि एज अ परसेंटेज वो आपको गाइडलाइन देता है कि भाई ये टोटल टारगेट जो है। तो IMF का तो ये वर्ल्ड बैंक का ये काम तो नहीं कि वो आपकी उंगली पकड़ के बताए क्या क्या और क्या क्या करना है। मुमकिन है नौबत वहां तक पहुंच जाए, लेकिन वो तो आपको बरसों से कह रहे हैं कि भैया आप कीजिए। बल्कि उन्होंने आपके टैक्स रिफॉर्म के लिए आपको स्पेशल कर्जे भी दिए। आपको याद होगा मुशर्रफ के साहब के ज़माने में वर्ल्ड बैंक ने कोई $140 मिलियन दिए थे कि भाई आप अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सही करें। तो आप ये करते हैं कि वो आप कर्जे ले भी लेते हैं, काम भी नहीं करते हैं, ना रिफॉर्म करते हैं, और जब कर्जे का बोझ बढ़ता जाता है तो उन्हीं कर्जों को आप वापस करने के लिए मजीद टैक्स लगाते हैं, लेकिन वो टैक्स जो है अपने आप पे लगाते हैं। अच्छा, और ये जो एलीट कैप्चर है, मैं अब्बास नासिर साहब को भी पढ़ रहा था इसके ऊपर, और आपने तो यकीनी तौर पे रिसर्च आप ही की थी इस पे, जो आपने लिखा था, आपको कोट किया था उन्होंने। ये जो एलीट कैप्चर है, इसके अलावा ये तो टैक्सेस हैं, इसके अलावा जो ये मरात इनको मिलती हैं, यानी इनके जो पेंशन्स हैं, और इसके अलावा जो इनके दीगर जो इनको टैक्स छूट मिलती है इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस को, वो और क्या क्या होती हैं जो उनके, हम जानते हैं कैपिटल गेंस के ऊपर भी कुछ नहीं होता, फिर और क्या क्या इनको मरात मिलती हैं ट्रैवलिंग या दीगर सहूलियात की सूरत में? देखिए, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, इसलिए कि सब आपस में जुड़े हुए हैं। जी, अशराफिया सारी जी सब जुड़े हुए हैं आपस में। एक भाई जो है किसी सरकारी ओहदे पे फायज है, कोई दूसरा भाई जो है MNA है, और इस तरह से। तो इन सब के मफादात जो है आपस में जुड़े हुए हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ये कहूँ कि सिर्फ MNAs ही करते हैं, लेकिन देखिए, पेट्रोल अलाउंस मिलता है, क्या उस पर टैक्स लगता है? अब बहुत सारे बाज़ात जो है, एक और बहुत बड़ा जो जरिया है टैक्स जिसमें लीक मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ सभी को प्लॉट्स मिलते हैं। प्लॉट्स जो मिलते हैं वो मार्केट प्राइस से बहुत कम कीमत पे दिए जाते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि सभी जो है वो इससे फ़ायदा उठाते हैं जी। गवर्नमेंट जो है, स्टेट लैंड जो है वो लोगों की अमानत होती है, उसको किसी सूरत में वजीर आजम हो, उनका यह हक नहीं बनता, न अख्तियार बनता है कि वो उसको कंसेशनल रेट पे किसी को भी अलॉट करें। ये सिर्फ पब्लिक ऑक्शन से होना चाहिए। अगर आप यही एक चीज़ ले आएँ कि लैंड अलॉटमेंट जो है, जो प्लॉट आप दिए जाते हैं वो मार्केट प्राइस पे होंगे, पब्लिक ऑक्शन के जरिए होंगे, तो एक बहुत बड़ा जो सोर्स है रेवेन्यू में लीकेज का, उसको आप प्लग करेंगे। इसलिए कि लैंड से आपको पता है कि लोग जो है अरबपति खरबपति बन गए और उस पर टैक्स भी नहीं देते।
और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। चूंकि मेरे पास मतलब कोई इंडिविजुअल्स के मुतालिक मैं नहीं कहूँगा कि वो किसके पास कितना है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी, सबको पता है कि लोगों के पास कितनी ज़मीनें हैं और कितने प्लॉट्स हैं और कितने घर हैं, और उन पे जो है वर्चुअली जो है इस सारा जो प्रॉपर्टी सेक्टर है जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी कौमी मईशत का, उस पर कोई इफेक्टिवली जो है कोई टैक्स है ही नहीं। अच्छा यूसुफ, एक ब्रेक हमें लेनी है, इस ब्रेक के बाद हम आते हैं। नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियन टैक्स डायरेक्टरी या फिर आप कहें जो एलीट कैप्चर है, जो अशराफिया है, उसको हासिल मरात आखिरकार क्या हैं, और एक आम आदमी जिसको बार बार कहा जाता है कि आपको कुर्बानी देनी होगी क्योंकि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आज ये बड़ी अहम तफसीलात है जो आपके सामने नंबर्स और फैक्ट्स के साथ आ रही हैं, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या सिर्फ इस पर रिटोरिक नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तफसीलात टैक्स डायरेक्टरी के हवाले से, पार्लियामेंटेरियंस के टैक्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। हम सब जिसे कहा जाए कि एक लफ्ज़ कहा जाता है ट्रक की बत्ती, या आप उसको कुछ भी कहें कि सब इस इंतज़ार में कि IMF का प्रोग्राम जो है वो हो जाएगा रिन्यू, तो हम ट्रैक पर होंगे और हम सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जो पॉलिसी, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं और जो पॉलिसी एरर्स हैं, जिस तरह ये अभी हम बात कर रहे हैं, इसके बगैर शायद कभी मईशत ठीक ना हो सके। IMF प्रोग्राम, इसी कंडीशनैलिटीज़ पर बहुत बात हो रही है। मैं यूसुफ रज़ा साहब की चाहूँगा कि इस पर रोशनी ज़रूर डालें, क्योंकि मैंने यूसुफ साहब आप ही का एक ट्वीट पढ़ा जिसमें आप बता रहे थे कि 1985 से साल 2014 के दौरान जो मुख्तलिफ IMF लोन एग्रीमेंट्स हुए हैं, कंडीशनैलिटीज़ हैं तकरीबन एक्सट्रैक्टिंग 55,465 इंडिविजुअल कंडीशंस अक्रॉस 131 कंट्रीज़। मैं इसका निचोड़ समझना चाहूँगा क्योंकि इसमें आपने उनका नाम तो लिखा है, ऑस्टेरिटी, लिबरलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ले ऑफ्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये जो IMF करवाता है, क्या ये सियासी होते हैं और ये क्या किसी मुल्क के हक में होते हैं, और जो IMF अभी हमारे साथ कर रहा है वो दुरुस्त है, ये डिलेज जो हो रहे हैं ये सही है? आप कैसे देखते हैं सब चीज़ को यूसुफ साहब? देखिए, जो अभी सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि कोई एक्सेप्शनल डिले है। टाइम लग रहा है, लेकिन बहरहाल डिसएग्रीमेंट्स भी हुए हैं, कुछ नेगोशिएशंस भी हुए हैं। लेकिन आम तौर पे देखिए, इस वक्त जो IMF टोटल लोन्स हैं वो तो उसका जो वॉल्यूम है तकरीबन $144 बिलियन है आज के वक्त, और उसमें 5-6 मुल्क हैं जो सर फहरिस्त हैं, अर्जेंटीना, मैक्सिको, पाकिस्तान का नंबर 5वां है। तो एक कलील तादाद है मुल्कों की जो IMF की तरफ जो है जिनके उन्होंने लोन लिए हैं। वैसे तो नंबर ऑफ बोरोवर्स के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश है या नेपाल है या म्यांमार है, इन्होंने भी लोन दे रखे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है पाकिस्तान तो हम बात 6-8 बिलियन डॉलर्स की कर रहे हैं, इनका तो 1 बिलियन या उसके आसपास है। वो क्यों है आखिर? वो इसलिए है कि उसकी वजह हमारी पॉलिसीज हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ सारी हुकूमतें आके सारा मलबा डालने की कोशिश करती है IMF पे, जैसे IMF जो कोई भूत है या ऐसी बला है कि उनके पीछे पड़ गई है। पाकिस्तान जो है सन 58 से लेके कोई 23 मरतबा IMF के पास गया है। IMF आपके पास चल के नहीं आई थी। वो इसलिए गया है कि आप हमेशा जो है बैंक करप्सी के करीब चले जाते हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाते हैं, आपके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, और आप टैक्स रेवेन्यूज उतने रेज नहीं करते। ये बुनियादी वजह है। तो जब IMF आता है वो आपसे कहता है कि भाई अपने रेवेन्यू बढ़ाइए, टैक्स अपने खर्चे कम कीजिए, और इसलिए कि वो तो लोन दे रहा है, खराब तो नहीं दे रहा ना। जब लोन देता है कोई भी आपको लेंडर, तो वो तो अपनी शर्तें तो लगाएगा, इसलिए कि उसको अपनी रकम की ये मेक श्योर करना है कि उसकी रकम की अदायगी हो वापस। तो वो चाहता है कि आप अपने खर्चे कम करें, जिसको बेट लाइटिंग वगैरह काम गिराता है। लेकिन जो जैसा कि आपने कहा कि अंडरलाइंग रीजन जो हैं, उसकी जिम्मेदारी हम पर, हमारी रियासत पे, हमारी हुकूमतों पर, हमारी अशराफिया पे होती है। तो इसमें IMF को इल्ज़ाम देना जो है बिल्कुल गलत है। मसला यही है कि जब आप डिसिप्लिन नहीं है आपके यहाँ, आपकी जो अशराफिया है वो हर चीज़ जो है वो लैंड पे हो, चाहे एग्रीकल्चर पे हो, चाहे ट्रेडिंग पे हो, उन पे एक ढीला टैक्स देने को तैयार नहीं है, और कर्ज़ों पे कर्ज़े बढ़ते चले जाते हैं,
तो फिर तो यही होगा जो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, और जो आईएमएफ का हो ही रहा है जिक्र, तो ये भी बताते जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक बयानिया मुसलसल ये बन रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है। वो बयानिया ये है कि अमेरिका ने साजिश की और हमारी हुकूमत गिरा दी, और वो उसमें तो उन्होंने एक जो खत का जिक्र किया था तो ये भी कहा था कि अगर इमरान खान रहते हैं तो अच्छा नहीं होगा, अगर इमरान खान चले जाते हैं तो फिर अच्छा है, माफ़ कर देंगे। लेकिन जो आईएमएफ कर रहा है, अगर ये बात सही है जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है, तो वो जो इस वक्त तो आईएमएफ हमारे साथ कर रहा है, जिस तरह ये प्रोग्राम है, हम प्रायर कंडीशंस और एक एक करके चीज़ें ही पूरी कर रहे हैं 25 मई से, तो फिर ये क्या है और वो बयानिया क्या है जो साजिशी बयानिया? देखिए, साफ बात यह कि इस पे हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं वो शायद बुरा बनाएंगे और बहुत सारी बातें कहेंगे। मैं आपसे 2-3 बातें कह दूं। अव्वल तो ये साजिश जो है, इसकी बात में जरा भी इसके हकीकत से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। वो मुरासला चाहे एम्बेसडर साहब ने भेजा हो या ना भेजा हो, मैं आपको एज एन इंडिपेंडेंट आदमी, मैं लंदन में बैठा हूं, मैं बता रहा हूं कि सारी दुनिया के मैं अखबार देखता हूं और बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, ना पाकिस्तान की कोई ऐसी पोजीशन थी। पहली बात यह कि इमरान खान साहब की बात नहीं है। अमेरिका साजिश उस मुल्क के खिलाफ करेगा जिसकी कोई बड़ी अहमियत हो। हमें अपने मुताल्लिक ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी अहमियत है। अभी आपने देख लिया, चीन में जो समिट हुआ था उसमें भारतीय वज़ीर आज़म को इन्वाइट किया गया और दूसरे लोगों को इन्वाइट किया गया, थाईलैंड के इंडोनेशिया के सरबराहों को इन्वाइट किया गया। हमें क्यों नहीं इन्वाइट किया गया? इसलिए कि पाकिस्तान की जो ये सारी पॉलिसीज हमने अपनाई है, उसकी माशी लिहाज से आजकल की दुनिया में आपका जो माशी स्ट्रेंथ है वो सबसे बड़ी चीज़ है। चाहे आपके पास कितना भी कुछ भी और कुछ ना हो, वो जब अहमियत नहीं है तो आपके खिलाफ कोई साजिश क्यों करेगा? तो ये बात तो सरासर बेबुनियाद है। ये आपके किसी एम्बेसडर के, आपके एम्बेसडर भी जो इतने वो जो भी उन पे जो है, वो मैं नहीं कह सकता कि मैं उन पे, उनके जो असेसमेंट था वो उनकी राय थी, वो कोई प्रूफ नहीं था। वो साइफर मैसेज था या नहीं था, जो उसमें कहा गया वो इररिलेवेंट है। बात यह है कि क्या पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल, क्या अमेरिका को पाकिस्तान पे खतरा था? जी नहीं। आपने देख लिया है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, हमें ईमानदारी से देखनी चाहिए। अगर वो करवाना चाहें काम, तो आपको तो पता है कि जनरल मुशर्रफ को उन्होंने खाली एक टेलीफोन किया था और काम हो गया था, राइट? Exactly. ये तो फैक्ट है ना। तो इस बात में तो कोई वजह नहीं है। जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, खान साहब अपने मुल्क में कुछ कहना चाहे जो कह दे, हरगिज वो उनकी जो शोहरत है वो क्रिकेट के हवाले से दुनिया भर में है, वो भी क्रिकेट जो प्लेइंग नेशंस है उसके हवाले से है। लेकिन दुनिया में बहैसियत एक लीडर, बहैसियत स्टेट्समैन, अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर उनको ये गलतफहमी है कि उनका कोई इतना बड़ा मकाम है या था, वो हरगिज नहीं था। उनका तो जिक्र भी नहीं होता। उनका क्या पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता? आप खोल के देख लीजिए CNN को, BBC को, स्काई को और दुनिया के बड़े बड़े अखबारात को। इसलिए कि पाकिस्तान को तो एक ऐसा मुल्क समझा जाता है जो मुस्तकिल माशी या सियासी बुरान का शिकार है। आप कभी चीन भागते हैं, कभी सऊदी अरब भागते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये बरसों से ये हो रहा है। आपकी जो पोजीशन है वो इतनी कमज़ोर है। और जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, ये बहुत गलत बात है कहना कि खाली अमेरिका ही कंट्रोल करता है। IMF के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अमेरिका की जो वोटिंग पावर है 16% है। सही। उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। IMF के जो बोर्ड है उसमें 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। उसकी जो MIF का जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट जो हैं, जो चीफ हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका ताल्लुक बुल्गारिया से है। और जो नंबर 2 हैं उनका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से है। लेकिन ये कि वो एक एकेडमिक PhD इकोनॉमिक्स में है। सही। तो ये समझिए ना कि सारे IMF के जो ऑफिशियल्स हैं वो सिर्फ जो है वो कोई अमेरिका के कहने पे हर वक्त चलते रहते हैं। सही। ये हकीकत नहीं है। अच्छा यूसुफ, ये भी मैं आपसे, आप हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के सवाल के कितनी इनइफेक्टिव है इस वक्त पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में? क्योंकि बार बार हमने देखा है और हर दफ़ा ये कह दिया जाता है कि क्योंकि महंगाई बढ़ रही है या इन्फ्लेशन आउटलुक है, स्टेट बैंक कह देता है। रज़ा बाकर साहब के दौर में हुआ। और मैं जो इससे पहले पूछा था कि IMF करवाता है ये, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने आके कहा था कि IMF ने बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़वा दिए, डिवैल्यू करवा दिया करेंसी को। तो लोगों को यही किया जब वजीर ख़जाना कह रहा है कि ये IMF ने करवा दिया था। तो ये
क्या IMF करवाता है, ये बुक में लिखा हुआ है कि बढ़ाना है, क्योंकि ये इनइफेक्टिव नजर आता है सबको, इंडस्ट्रियलिस्ट हो जो भी यहाँ पे हो कारोबार करने वाला, वो कहते हैं क्यों बढ़ाते हैं ये डिस्काउंट रेट, इससे फायदा क्या होता है? यूसुफ साहब देखिए, डिस्काउंट रेट का उतरता चढ़ता तो रहता है, लेकिन एक बात जो समझने की है, जिसमें बात हमारे जो इकोनॉमिस्ट भी हैं वो भी पूरी तरह नहीं समझ पाते, हालांकि इस बारे में काफ़ी स्टडीज़ भी हैं जी। इसका भी मैंने एक रीसेंट आर्टिकल में हवाला भी दिया था, और वो ये है कि चूंकि हमारे यहाँ इनफॉर्मल जो इकोनॉमी है उसका साइज जो है एक तो बहुत बड़ा है, तो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो रिलेटिवली बहुत छोटा है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो आप थ्रू बैंकिंग सेक्टर ही करते हैं ना। दूसरी बात यह है कि जब मैं आपको बड़ी कॉन्क्रीट बात बताता हूं, अभी 21% इन्फ्लेशन रेट हो गया, उसमें आप देख लें कि जो महंगाई है उसमें जो 42% है वो फूड प्राइसेस की वजह से है। अगर आप बात करें कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं डिमांड को कम करने के लिए, तो भाई फूड की डिमांड तो जो है वो जिसे इकोनॉमिक्स की टर्म में कहते हैं इलास्टिक है, इलास्टिक तो नहीं है जी। लोगों को खाना तो है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा जो बड़ा जो फैक्टर है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। वो बड़ी सिंपल बात है, वो तो आप किसी भी से जाके सड़क पर पूछ लें, कोई यंग स्टूडेंट भी होगा बता देगा कि हाँ भी पेट्रोल बढ़ गया इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है। तो हमारी जो महंगाई की जो एक बुनियादी वजह है वो जिसे कहते हैं कि सप्लाई साइड के इश्यूज हैं, तो उसको फिर जब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो हमारा डेफिसिट जो है और बढ़ जाता है, इसलिए कि डेफिसिट जो डेट सर्विसेज कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो इसको एक बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए इस टूल को। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ लोग आते हैं वो इतने प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं रहे हैं कि वो IMF के साथ बैठ के इस बात को, IMF का तो बड़ा स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन वो इस बात को नहीं बता पाते या कन्विंस नहीं कर पाते कि देखिए जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका रोल जो है बड़ा लिमिटेड है, और इस वजह से आप अगर ये कर भी देंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से ये हो नहीं पाता है, और इस वजह से अभी जो है अब तो और भी बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से, इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएंगे, इसलिए कि अभी इंटरेस्ट रेट जो है हमारे 14% के रेंज में है, और इन्फ्लेशन जो है वो 21% पे चला गया है। IMF फिर इसरार करेगी तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप देखें तो वो उसका एक की प्रिंसिपल ही होता है, वो जो माजी का डेटा है उसको तो आप यकीनन देखते हैं, लेकिन वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आप एंटिसिपेट करते हैं कि क्या होने जा रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो ग्रोथ जो है वो बहुत शार्पली कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो आपको इकोनॉमी को सपोर्ट करने की जरूरत है। देखिए ग्रोथ जो है कोलैप्स ना कर जाए। एक और बड़ा खतरा यह है कि चूंकि खतरा है रिसेशन का अमेरिका में, यूरोप में, तो जो हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स की डिमांड है उसमें कमी का खतरा है। तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, और आप पिछले महीने आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे है, उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो तो ये कह रहे थे कि जी ग्रोथ वाज मोर देन एक्सपेक्टेड, और जो है इन्फ्लेशन जो है वो हम उसको अगले साल तक कंटेन कर लेंगे। उसके एक महीने बाद हुआ ये है कि कंटेनमेंट तो छोड़ें आप, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कहां से कहां पहुंच गया है। तो ये असेसमेंट जो है ये सबूत है इस बात का। आप मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट देख लीजिए और आज की सूरत हाल देख लीजिए कि ये कितने अहम है इस बात के कि ये बता सकें कि क्या हो रहा है, इनका असेसमेंट क्या है। तो मैं साफ बात है कि इनके असेसमेंट को क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं इनकी कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन कर रहा हूँ, और अगर वो आके कोई भी बात करना चाहे तो मैं बात यकीनन करने को तैयार हूँगा। लेकिन जो डेटा है हमारे पास, जो फैक्ट्स हैं हमारे सामने, उससे तो नहीं जाहिर होता कि ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये सब कुछ होगा। ठीक है यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यूसुफ नज़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, सब में पहले शुरू में हमने बात पार्लियामेंटेरियन टैक्स डायरेक्टरी पे की, और बेसिकली निज़ाम के अंदर, पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम के अंदर जो फ्लॉज हैं वो क्या हैं, खासतौर पे एग्रीकल्चर इनकम, अनटैक्स सेक्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस का इनकम या अशराफिया या इलीट कैप्चर जो इस वक्त पाकिस्तान की मीशत के ऊपर है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।